स्टूडेंट्स, प्रतिभा देवांगन आज आप लोगों के सामने बीएड सेमेस्टर थर्ड के पेपर पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस करूंगी। स्टूडेंट्स, कोई भी जो स्कूल सब्जेक्ट्स होते हैं उसका अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है, एक अलग सिग्निफिकेंस होता है। वो सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस उसके ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड होता है और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो उस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस के साथ में लिंक्ड होते हैं। इस तरीके से इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स ये दोनों आपस में कोरिलेटेड होते हैं। अब ऐसा होता है कि जो टीचिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है। कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव या अपना गोल जो हम डिटरमाइन करके चलते हैं, वैसे ही एजुकेशन प्रोसेस के लिए हम ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करते हैं और ये जो ऑब्जेक्टिव्स का जो डिटर्मिनेशन है ये उस पर्टिकुलर सोसाइटी के जो भी ट्रेंड्स होते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है, जो वैल्यूज होते हैं उस पर डिपेंड होते हैं। तो जैसे 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 समय जो है वो बदलता जाता है तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू टाइम ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये भी बदलते रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स है उसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे होते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि जो पूरा एजुकेशनल प्रोसेस है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है और इस प्रोसेस जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड प्रोसेस है उसके जो वो है वो ट्राइपोलर फॉर्म में होते हैं। इसके जो फर्स्ट पोल में होता है वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होता है, क्योंकि मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव के बेस पर ही हम सारा टीचिंग प्रोसेस करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई ना कोई मीन्स लेते हैं, कोई साधन लेकर के चलते हैं। जैसे मैंने कहा ना आप लोगों को कि तीन तरीके की बातें होती है। एक तो गोल होता है और उस गोल तक पहुंचने के लिए हम कोई मीन्स या साधन का यूज करते हैं लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और साथ साथ में उसके एविडेंसेस भी हम कलेक्ट करके रखते हैं, कुछ साक्ष्य भी हम एकत्रित करके रखते हैं। जैसे मैंने कहा कि गोल तक पहुंचने के लिए कोई साधन हम यूज करते हैं। यदि हम टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचना चाहते हैं, उनके अटेनमेंट के लिए हम कोई ना कोई मैथड, टीचिंग मैथड या टीचिंग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं जो जिनको मैं मीन्स कह रही हूँ, जो मैं साधन कह रही हूँ। और उन साधन को जब हम यूज करते हैं तो साथ साथ में जो एविडेंसेस हम यूज करते हैं वो होते हैं साक्ष्य जो होती है वो उन टीचिंग मेथड और टीचिंग स्ट्रेटेजीज को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो कहना चाहिए एक तरीके से सपोर्ट के लिए जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं वो एविडेंसेस होते हैं। जैसे कि यदि हमने सोचा कि हमको बहुत अच्छा खाना बनाना है, हमारा गोल आज का है कि हम खाना बनाने जा रहे हैं और उस गोल के लिए हमने कुछ मीन्स कलेक्ट किए। सपोज हम चाउमीन बनाने के लिए जा रहे हैं, हमने उसकी सारी चीज़ें हमने कलेक्ट कर ली है और उसके बाद जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं, अब यदि उसका जो स्पैचुला भी यदि हम चेंज करते हैं, यदि हम वहाँ पर कोई ग्रेवी वाली जो सब्जी होती है उसका स्पैचुला यदि हम यूज़ करने लगते हैं तो चाउमीन जो जैसा बनना है वो वैसा बन नहीं पाएगा। तो जो एविडेंसेस की मैं बात कर रही हूँ, जो टीचिंग मेथड को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए और सिग्निफिकेंट बनाने के लिए जो हम दूसरे सपोर्टिव एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं वो एविडेंसेस होते हैं। सेम वैसे ही टीचिंग ऑब्जेक्टिव के प्रोसेस में टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स के अटेनमेंट के लिए हम जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस यूज़ करते हैं, बच्चों के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं उन एक्सपीरियंसेस को जानने की कोशिश करते हैं और उस तरीके से हम टीचिंग करते हैं। और एट लास्ट जो थर्ड जो है कि उनके बिहेवियर में किस तरीके का चेंजेस आया है, क्योंकि कोई भी प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मीनिंग ही यही है कि जब तक स्टूडेंट के बिहेवियर पे एट द एंड ऑफ क्लास कोई चेंजेस नहीं आता है तो हम ये कह नहीं सकते कि हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो है उनकी प्राप्ति हुई है, उनका फुलफिलमेंट हुआ है, उनका अटेनमेंट हुआ है। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है ये ट्राइपोलर प्रोसेस है, तो तीनों एक दूसरे से लिंक्ड ही नहीं है, कोरिलेटेड है, डिपेंडेंट भी है। अब स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स और एम्स, यहाँ पर हमको थोड़ा सा डाउट हमेशा रहता है कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग हम हमेशा एक जैसा सोचते हैं कि लक्ष्य है, उद्देश्य। हिंदी में इनको एम्स को लक्ष्य कहा जाता है और ऑब्जेक्टिव्स को उद्देश्य कहा जाता है। तो ये एम क्या होते हैं, बार बार ये चीजें आती है और स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज होते हैं। एम्स होते हैं वो सामान्य होते हैं और लॉन्ग टर्म में ये अचीव किए जा सकते हैं। इसके अचीवमेंट के लिए हमको पूरा साल लग सकता है, कई साल लग सकते हैं। हम एक साल में या एक क्लास में हम इसको अचीव नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है, एम्स आर वेरी ब्रॉड एंड कॉम्प्रिहेंसिव। जैसे मैंने कहा कि एम्स को हम एक क्लास में अचीव नहीं कर सकते, इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम इसको ऐसा सोच सकते हैं कि ये मैथमेटिकल एम की बात करते हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लक्ष्यों की बात यदि हम करते हैं तो उनके अटेनमेंट के लिए हमको पूरे 10 साल भी लग सकते हैं। बच्चा जो है क्लास 10th में जब जाता है तब वो कहीं डिसाइड कर पाता है कि उसको क्या सब्जेक्ट चूज करना है। तो ये जो एम्स है इसीलिए कहा जा रहा है कि ये लॉन्ग टर्म बेस्ड होते हैं और ये जो ब्रॉड और कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं वो इसी कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि इनका अचीव करना इनके अचीवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत होती है।
इसके जो बेसिस होते हैं, मेन सोर्सेस होते हैं, वो फिलॉसफी और सोशियोलॉजी होते हैं। फिलॉसफी और सोशियोलॉजी मीन्स दार्शनिक और सामाजिक होते हैं, और कहीं कहीं पर ये मानव वैज्ञानिक भी होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि रिक्वायरमेंट जैसी जैसी होती है सोसाइटी की, उसके अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स भी वैसे ही चेंज होते रहते हैं, और सोर्सेज भी वही हैं। यदि हम आज की डेट पे कहें कि गुरुकुल सिस्टम चले, तो वैसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी वैसी डिमांड नहीं, वैसी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए जो इसके जो मेन सोर्स या मेन नेचर कह सकते हैं, वो फिलॉसफी से लिए जाते हैं और सोशियोलॉजी से लिए जाते हैं। इसके बाद है नॉट डेफिनिट एंड क्लियर। यहाँ पर जो सुपरिभाषित नहीं है और स्पष्ट नहीं है, इसका मीनिंग यही है कि हम जैसे बात करते हैं, यदि मैथ्स में किसी डेफिनेशन की बात करें, हमने सर्कल की कोई डेफिनेशन दे दी, हमने रेक्टेंगल की कोई डेफिनेशन दे दी, वैसे ही एम का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड होते हैं। इसको हम एक लाइन में, एक स्टेटमेंट पे डिफाइन नहीं कर पाते हैं। इसके अटेनमेंट के लिए इसीलिए टाइम लगता है, बार बार मैं कह रही हूँ। इसके बाद में है डिफिकल्ट टू अचीव, क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है, क्लियर नहीं है, ब्रॉड है, तो इसकी जो प्राप्ति है, इसका जो गेन जो इसके है, वो उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो 100% नहीं होती है कि हम जैसे चेंजेस चाह रहे हैं स्टूडेंट्स में, वैसे ही चेंजेस आएंगे या नहीं। नेक्स्ट है थ्योरेटिकल एंड इनडायरेक्ट। क्योंकि जो इसके मेन सोर्स है फिलॉसफी और सोशियोलॉजी है, इसलिए ये जो एम्स होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं और इनडायरेक्ट होते हैं, अप्रत्यक्ष होते हैं, वो हमको दिखाई नहीं देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जब स्टूडेंट्स क्लास फर्स्ट से उनको मैथ्स पढ़ाया जाता है, वो क्लास 10th तक वो डिसाइड कर पाते हैं कि उनको क्या सब्जेक्ट चूज करना है, तब कहीं जाके उस मैथमेटिक्स एम की जो अटेनमेंट हो पाता है। इसलिए थोड़ी सी इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष, बहुत काफ़ी समय के बाद में समझ में आता है कि एक्चुअली हमने उस एम्स की जो प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। स्टूडेंट्स, एम्स को समझना इतना आसान नहीं है, पर हम देखते हैं कुछ सामान्य उद्देश्य जो गणित के होते हैं, जनरल एम्स ऑफ मैथमेटिक्स, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा कि मैं जो कह रही हूँ कि एम्स को अचीव कर पाना इतना आसान नहीं होता, हम कम समय में इसको अचीव नहीं कर सकते। ये लॉन्ग टर्म बेस्ड गोल्स होते हैं, और ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स के कॉमन भी हो सकते हैं, जो मैथ्स के हैं वो साइंस के भी हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट हम देखते हैं कि गणित शिक्षण के कौन से सामान्य उद्देश्य, जनरल एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। इसमें आप देखेंगे स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट है टू इनेबल द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ नंबर्स एंड क्वांटिटीज रिलेटेड टू देयर डेली लाइफ। उनके दैनिक जीवन से जो संबंधित है, जो नंबर्स जो संबंधित है, जो क्वांटिटीज, जो मात्राएं संबंधित हैं, उनको उनका बोध करा पाना कोई एक दिन का काम नहीं है। उसके लिए हमको पहली कक्षा, सेकेंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड से लेकर के पूरी 10th क्लास तक हम उसको ले जाएंगे, तब कहीं जा करके हम कह सकते हैं कि वो अपनी सारे नंबर्स को वो समझ पाया, क्वांटिटीज के बारे में जान पाया है। नेक्स्ट है टू क्रिएट अ सुटेबल टाइप ऑफ डिसिप्लिन इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड। जो डिसिप्लिन क्रिएशन करना होता है वो किसी एक दिन का काम नहीं होता है, उसको अपने बिहेवियर में, अपने नेचर में उसको आत्मसात करना पड़ता है, एसिमिलेट करना पड़ता है, तब वो डिसिप्लिन कहलाता है। नेक्स्ट है टू डेवलप द हैबिट ऑफ कंसंट्रेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस एंड डिस्कवरी। ये जितने भी हैबिट्स वर्क के बारे में बात चल रही है, चाहे वो कंसंट्रेशन की बात हो, एकाग्रता की बात हो, चाहे आत्मविश्वास की बात हो, और खोजी प्रवृत्ति, डिस्कवरी एटीट्यूड जो है वो डेवलप हम किसी एक पर्टिकुलर क्लास में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू ब्रिंग एन ऑल राउंड एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड। किसी की पर्सनालिटी को क्रिएट करना या डेवलप करना भी हम एक पीरियड में, एक कालखंड में नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू डेवलप द सेंस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। जो गणित का ज्ञान है उसको हम ऐसा स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करें कि वो उस सब्जेक्ट को, मीन्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को वो अप्रिशिएट कर पाए, उसकी प्रशंसा कर पाए, उसकी सराहना कर पाए। ऐसा हम किसी एक क्लास में नहीं कर सकते हैं। टू डेवलप द स्किल टू यूज द मॉडर्न मैथमेटिकल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स। आप यदि मैथ्स पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो उनमें स्किल्स भी डेवलप करना है, जैसे अभी कंप्यूटर्स और इंटरनेट और लैपटॉप, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इनका यूज़ कर पाना हम किसी स्टूडेंट को एक क्लास में नहीं सिखा सकते, उसके लिए उसको प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है टू डेवलप द एबिलिटीज ऑफ एनालिसिस, सिंथेसिस, रीजनिंग, कंप्यूटेशन एटसेट्रा। जो एनालिसिस करना, सिंथेसिस करना, इवेल्युएशन करना, ये हायर लेवल थिंकिंग की बात है। रीजनिंग करना, कंप्यूटेशन करना, इसके लिए हमको बार बार बहुत इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसके लिए हमको अच्छे रीजनिंग पावर के, लॉजिकल पावर के लिए एक अच्छे सूझबूझ की ज़रूरत होती है, जो कि हम एकाएक नहीं कर सकते हैं, सडनली नहीं कर सकते हैं। ये जो
थ्रू आता है और ट्रेनिंग के थ्रू आता है, और ये ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की यदि बात चलती है तो वो ट्रेनिंग जो है वो लंबे पीरियड के लिए कराया जा सकता है, प्रैक्टिस जो है वो लंबे पीरियड के लिए होगा। कोई किसी काम को आप एक बार में आप उसमें एफिशिएंट नहीं हो सकते हैं। और लास्ट है टू डेवलप इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट भी डेवलप कर पाना जो है वो हम एक क्लास में, एक पीरियड में और एक टीचिंग में नहीं कर सकते हैं। तो सारे जब आप जनरल एम्स को देखते हैं तो आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि इन सारे एम्स को अचीव करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत होती है। इसलिए एम्स जो है, लक्ष्य जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और थोड़े से इनडेफिनिट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, कॉम्प्रहेंसिव होते हैं और वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है। अदरवाइज एम्स में बहुत सारे छोटे छोटे जो उद्देश्य होते हैं जिनको हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स जब हम गेन करते जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली एम को भी अपने अचीव कर लेते हैं। तो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है कि एम्स में बहुत स्मॉल ऑब्जेक्टिव जो है ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं और एम्स इसीलिए ब्रॉड होते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। गणित शिक्षण के उद्देश्य, इसके पहले मैं लक्ष्य के बारे में बता रही थी आपको। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं गणित सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्टिव्स की। दे प्रोवाइड डायरेक्शन टू द एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज होती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, वो सारे प्रोसेस जो होते हैं ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली कॉन्टेक्ट उनका ऑब्जेक्टिव से होता है। नेक्स्ट है इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ पीपल्स ग्रोथ। और ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू ही हम जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी ग्रोथ, उनकी सफलता के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिल पाती है। नेक्स्ट है बेसिस फॉर सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक मेन पार्ट है इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो जब हम टीचिंग मेथड्स डिसाइड करते हैं, टीचिंग स्ट्रेटेजीज डिसाइड करते हैं, कुछ इलस्ट्रेशन, कुछ एग्जाम्पल, कुछ टीचिंग एड जो कि एक्टिविटी के में आती है, तो वैसे ही सेम हमारे पास में इवैल्यूएशन का भी प्रोसेस हमारे पास में बहुत सारे हैं। उसमें से कौन सा प्रोसेस हमको चूज करना है, कौन सी टेक्निक हमको लेना है, ये हमको हमारे ऑब्जेक्टिव्स ही बताते हैं। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन टीचर्स, पीपल्स, टेस्टर्स एंड पेरेंट्स। क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में नॉट टीचिंग ही नहीं आता है बल्कि इवैल्यूएशन भी आता है, इसमें मोटिवेशन भी आता है, इसमें इंटरेस्ट डेवलप करना भी आता है। ये सारी चीज़ें आती हैं। तो कहीं ना कहीं जो टीचर है वो स्टूडेंट से तो इंटरेक्ट होता ही है, साथ साथ में उसकी जो भी ग्रोथ के बारे में यदि बताना है तो वो पेरेंट्स से लिंक होता है, वो इवैल्यूएटर कौन है, वहाँ पर बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है, ये सब को जानने के लिए ये ऑब्जेक्टिव जो है ये लिंक करने वाला होता है। नेक्स्ट है दे प्रोवाइड बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज। जैसे मैंने पहले कहा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य आधार है ऑब्जेक्टिव्स, कि हमको कौन से टीचिंग मेथड चूज करना है, कौन से टीचिंग एड यूज करना है, कैसे एग्जाम्पल्स बच्चों को देना है और कैसे हमको होमवर्क होना चाहिए, कैसे क्लास वर्क देना चाहिए कि बच्चे उसमें एक इंटरेस्ट उनका जो है वो मेंटेन रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमको ऑब्जेक्टिव से ही डिटरमाइन हो पाता है, ऑब्जेक्टिव ही हमको ये चीज़ें क्लियर कर पाता है। ये ऐसे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएं कि हमको भी सारी चीज़ें क्लियर हो कि हम क्लास में क्या करने वाले हों और स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंजेस ला सके। मेनली हमको जानना ये है कि उनके व्यवहार में किस तरीके के जो परिवर्तन होते हैं वो जानना होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर उद्देश्य के दो प्रकार होते हैं। पहला है शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये नेचर में होते हैं ब्रॉड एंड फिलोसॉफिकल। हालांकि ये स्कूल और मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, करिकुलम से रिलेटेड होते हैं जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा ब्रॉड कहा जा रहा है। और इनका भी जो मेन नेचर होता है या सोर्स होता है वो फिलोसॉफिकल होता है, दार्शनिक होता है। नेक्स्ट है ये कंसर्न होते हैं स्कूल और एजुकेशनल सिस्टम से। जैसे मैंने भी कहा कि पेरेंट और टेस्टर्स एंड टीचर्स और स्टूडेंट ये सारे जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो स्कूल और एजुकेशनल सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं। और ये इनका जो अचीवमेंट है इट कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अटेनमेंट के लिए हमको बहुत सारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को हमको अचीव करना होता है, तभी हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव कर पाएंगे, उनका फुलफिलमेंट हो पाएगा। नेक्स्ट है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स
और बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, तीनों जो नाम हैं वो एक ही हैं, एक ही बात को वो दर्शाने वाले हैं। व्यवहारिक उद्देश्य जिनको कहा जा रहा है, निर्देशात्मक उद्देश्य या शिक्षण उद्देश्य। इसके पहले हमने देखा था शैक्षिक उद्देश्य और ये है व्यवहारिक उद्देश्य। व्यवहारिक उद्देश्य जैसे कि नाम से क्लियर है, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की हमारे बिहेवियर पे, हमारे मीन्स हमारे स्टूडेंट्स के बिहेवियर पे एट द एंड ऑफ द लेसन किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं वो हम डायरेक्ट इनसे ही पता कर पाते हैं। तो इनका जो जब हम क्लासरूम में जाते हैं और क्लासरूम के लिए एक लेसन प्लान रेडी करते हैं, लेसन प्लान में जब रेडी करने के लिए हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, डायरेक्ट लिंक इनका उससे होता है। जो हम 40 to 45 मिनट्स की एक क्लास होती है उसमें हम जो अचीव कर पा रहे हैं, सपोज मेरा टॉपिक है सर्कल और मैं जब लास्ट में स्टूडेंट से पूछूंगी कि सर्कल की डेफिनेशन बताइए और यदि वो उस बात को नहीं क्लियर कर पाते हैं तो मेरा जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे जो है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन सर्कल, वो फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगा। तो मेन जो काम होता है वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स या बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स का होता है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी होते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि एम्स जो होते हैं बहुत ब्रॉड होते हैं, उनको हम एक क्लास में अचीव नहीं कर सकते हैं, बट टीचिंग ऑब्जेक्टिव जो है उनको हम एक क्लास में अचीव कर सकते हैं और इसीलिए ही इन ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम किया जाता है। इनका जो नेचर होता है वो नैरो एंड साइकोलॉजिकल होता है। नैरो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टीचर और स्टूडेंट के बीच की बात है। यहाँ पर कोई एजुकेशनल सिस्टम नहीं है, यहाँ कोई करिकुलम नहीं है, यहाँ पर कोई मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ सिर्फ टीचर अपने स्टूडेंट्स को ध्यान में रखता है और वैसे वो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फ्रेम करता है। तो इसलिए ये नैरो होते हैं कह रहे हैं। और साइकोलॉजिकल इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे क्लास के स्टूडेंट्स का लेवल किस तरीके का है, वो उनकी साइकोलॉजी क्या है, उसको वो एक टीचर ही जान सकता है। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक इसीलिए कहा जा रहा है कि वो उन पे साइकोलॉजिकली प्लस साइकोलॉजिकली दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा। यदि उनके स्टूडेंट्स का जो एक लॉट बैठा हुआ है वो बहुत हाईली इंटेलिजेंस वाले स्टूडेंट है तो वो उनके साथ में वो वैसे क्वेश्चंस फ्रेम करेगा, वैसे ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करेगा। और यदि उनके क्लास में डल स्टूडेंट्स है, किसी मेंटली रिटार्डेड बच्चों की क्लास में वो टीचर टीच करे जा रहा है तो उसके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा कि अकॉर्डिंग टू टाइम, सिचुएशन, वैल्यूज जो उद्देश्य हैं वो चेंज होते रहते हैं। वैसे ही साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है टीचर को अपने ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करना होता है। इनका जो कंसर्नमेंट होता है वो एक्सपेक्टेड चेंज इन द बिहेवियर। मेन यही है कि स्टूडेंट्स में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस हमको थ्रू टेस्ट इवेल्युएशन, चाहे वो क्लास टेस्ट हो, चाहे आप क्लास वर्क दे रहे हो, होमवर्क दे रहे हो या रिवाइज कर रहे हो या समरी में क्वेश्चन डाल रहे हो, उसके थ्रू पता चलता है कि स्टूडेंट्स में हम जो एक्सपेक्टेशन लेकर के चल रहे थे कि चेंजेस आने चाहिए, किस तरीके के चेंजेस आने चाहिए, वो हो रहे हैं एक्चुअली कि नहीं हो रहे हैं। ये इसमें मेन बात है। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो विशेषताएं हैं कि जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सुपरिभाषित हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन सर्कल, ऐसा हम ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं तो ये बिल्कुल डिफाइन है, वेल डिफाइंड है, डेफिनिट है, क्लियर है कि बच्चे जो है वृत्त के बारे की परिभाषा बता सकेंगे। और ये क्लियर होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं और मेजरेबल होते हैं। मेजरेबल भी इसीलिए कह पा रहे हैं हम कि हम जब लास्ट में स्टूडेंट से पूछेंगे कि स्टूडेंट्स डिफाइन सर्कल तो वो इसका आंसर करेंगे। तो हम वहाँ पर अपना मेजरमेंट भी कर सकते हैं। मेजरमेंट का मतलब इवेल्युएशन एक तरीके का है और स्टूडेंट्स का भी इवेल्युएशन कर सकते हैं कि उन्होंने सर्कल के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है गिव डायरेक्शन टू द टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एक तरीके से गाइड का काम करते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं अपनी क्लास में। जब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स सही तरीके से डिटरमाइन करते हैं, सही तरीके से फ्रेम करते हैं तो वो हमको एक डायरेक्शन देता है कि अब इसके बाद आपको ये टीच करना है, इसके बाद ये पॉइंट होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए, ऐसे एग्जाम्पल्स होना चाहिए। ठीक है। और जो लास्ट है बेसिस ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज, मेथड्स एंड टेक्निक्स। मैंने कहा कि टीचिंग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो हम ऐसे ही नहीं चले जाते, हम कोई स्ट्रेटेजी बना करके चलते हैं कि क्या युक्तियाँ हो सकती हैं, कैसे मेथड हो सकते हैं, कि हम क्या स्टूडेंट्स को सामने बुला करके पढ़ाने के लिए कहेंगे, कि हम खुद समझाएंगे उनको, हम कैसे रियल ऑब्जेक्ट्स ले जा सकते हैं टीचिंग एड के बतौर, कि हम कोई मॉडल
मॉडल ले जा सकते हैं, कोई चार्ट ले जा सकते हैं, कोई अच्छा सा कोई स्टोरी बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी एलिमेंट है जो हमारे टीचिंग को अट्रैक्टिव और इजी बना सके। तो वो सारी चीज़ें स्ट्रेटेजीज में आती हैं और हम तब तक स्ट्रेटेजी नहीं सोच सकते जब तक कि हमारे पास में टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स ना हो। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, मैं सोचती हूँ कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस है, और वैसे ही एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस होता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो आप